कैट तो खुशी से झूम उठी। पर वह क्लेटन में क्या कर रहा है? फोन से ही उसका कौतूहल झलकने लगा। मैंने स्टोर रूम में खड़े खड़े अपने सुर को सामान्य दिखाने की भरपूर कोशिश की। वह यहाँ आया हुआ था। ये तो बहुत बड़ा संयोग है। ऐना, तुझे नहीं लगता कि वह यहाँ तुझसे मिलने आया होगा? मेरा दिल सुनते ही हिलोरें लेने लगा। पर यह खुशी कुछ ही पलों की थी। सबसे बड़ी और मायूस हकीकत ये थी कि वह यहाँ बिजनेस के काम से आया हुआ था। वह यहाँ WSU के खेती बाड़ी विभाग को देखने आया हुआ है। वह किसी शोध के लिए पैसे दे रहा है। मैंने कहा, अरे हाँ, उसने विभाग को $2.5 मिलियन का चंदा दिया है। वाह, तुझे कैसे पता? है ना, मैं एक पत्रकार हूँ और मैंने उसके बारे में लिखा है। भला मुझे कैसे नहीं पता होगा? ओके कार्ला बर्नस्टीन, तू अपने कान खुले रख। और क्या तुझे उसका फोटो चाहिए? बेशक चाहिए। सवाल तो ये है कि कौन जाएगा और कैसे लाएगा। हम उससे पूछ सकते हैं। उसने कहा है कि वह कल यहीं है। तुम उससे मिल सकती हो? मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है। केट ने आह भरी। वॉशिंगटन का सबसे अमीर, रहस्यमयी और सनकी कुंवारा तुझे अपना नंबर दे गया? हाँ एना, वह तुझे पसंद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। केट, वह थोड़ी भलमनसाहट दिखा रहा है। हालांकि मुझे भी अपने शब्दों पर यकीन नहीं था। क्रिश्चियन ग्रे और भला इंसान। हो सकता है कि वह विनम्र हो पर भला। अचानक दिमाग में आया कि हो सकता है कि वह मुझे पसंद ही करता हो। उसने कहा, मुझे खुशी है कि केट की जगह इंटरव्यू लेने आ पाई। मैंने खुद को खुशी से गले लगा लिया और यहाँ वहाँ झूलने लगी। केट ने भी मेरी संभावना की पुष्टि की थी कि शायद वह मुझे पसंद करता हो। पता नहीं शूट कौन कर पाएगा। हमारा नियमित फोटोग्राफर नहीं कर सकता। वह तो वीकेंड बनाने गया है। उससे तो अफसोस होगा कि उसके हाथ से अमेरिका के एक बड़े उद्यमी की फोटो खिंचाने का मौका छूट गया। जोश कैसा रहेगा? ग्रेट आइडिया। तू उससे पूछ, तेरे लिए वह सब कुछ कर सकता है। फिर ग्रेस से पूछ कि वह हमसे कहाँ मिलना चाहेगा। केट ने कहा, मेरे हिसाब से तुझे उसे कॉल करना चाहिए। जोश को? क्यों? केट चिढ़ गई। नहीं, ग्रे को। एना, तू इस समय तो इस रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप? मैं तो उसे सही तरीके से जानती तक नहीं। तू उससे मिली तो है? वह बोली। ऐसा लगता है कि वह तुझे और बेहतर तरीके से जानना चाहता है ना? उसे कॉल कर। उसने फ़ोन काट दिया। कई बार तो वह काफ़ी मालिकाना तरीके से पेश आती हैं। मैंने अपने फ़ोन को दिखाकर जीभ निकाली। जोश के लिए मैसेज दे ही रही थी कि पॉल सैंड पेपर खोजता हुआ वहीं आ गया। है ना, हम लोग काफ़ी बिजी हैं। उसने कहा, सॉरी, मैं जा ही रही हूँ। तुम ग्रे को कैसे जानती हो? पॉल ने गहरी उदासी के सुर में पूछा। मुझे स्टूडेंट अखबार के लिए उसका इंटरव्यू लेना था और कैट बीमार थी। मैंने कंधे झटके और बात को हवा में उड़ाने की कोशिश की। क्रिश्चियन ग्रे और वह भी क्लेटन में? वाह, पॉल ने कहा। फिर बोला, वैसे आज तुम्हारा फिर बोला, वैसे आज तुम्हारे साथ एक ड्रिंक हो जाए? वह जब भी आता हमेशा डेट के लिए पूछता और मैं मना कर देती हूँ। ये हमेशा से होता आ रहा है। मुझे बॉस के भाई के साथ ये सब करना सही नहीं लगता। वैसे भी पॉल कोई साहित्यिक हीरो नहीं लगता। वह एक आम, सुंदर और पड़ोसी अमेरिकन लड़कों जैसा दिखता है। पर तभी मेरे अंदर से किसी ने पूछा, क्या ग्रे वैसा है? मैंने अपनी आवाज़ को झट से दबा दिया। क्या आज तुम्हारे भाई के परिवार के साथ डिनर नहीं है? वह तो कल है। पॉल, फिर कभी। मुझे आज पढ़ना है। अगले सप्ताह से मेरे फाइनल पेपर्स हैं। है ना, वह दिन कब आएगा जब तुम हाँ कहोगी? वह मुस्कुराया और मैं दूसरी ओर निकल गई। पर एना, लोगों को नहीं, जगहों की तस्वीरें लेता पर एना, मैं लोगों की नहीं, जगहों की तस्वीरें लेता हूँ। जोश ने कहा। जोश प्लीज़, मैंने विनती की। मैं अपने अपार्टमेंट के लिविंग रूम में चक्कर काटते हुए जोश से फ़ोन पर बात कर रही थी। साथ ही खिड़की से ढलती हुई शाम को भी देख रही थी। मुझे फ़ोन दे। कैट ने फ़ोन लेते हुए अपने रेशमी लाल भूरे बाल कंधों पर झटके। सुनो जोश रॉड्रिग्स, अगर चाहते हो कि हमारा अखबार तुम्हारे शो की ओपनिंग कवर करे तो तुम्हें हमारे लिए कल का शूट करना होगा, समझे? केट भी कई बार कितने कठोर तरीके से पेश आती है। ठीक है आना,
तुम्हें जगह और वक्त बता देगी, हम कल मिलते हैं। उसने फ़ोन काट दिया। हो गया, बस हमें तय करना है कि उसे कब और कहाँ बुलाना है। उसने फ़ोन देते हुए कहा, ग्रे से बात कर। मेरे पेट में खलबली होने लगी। मैंने उसे घूरा और जीन्स की पिछली जेब से उसका कार्ड निकाला। गहरी सांस ली और कांपती उंगलियों से उसका नंबर मिलाया। उसने दूसरी बेल पर ही जवाब दिया। उसका सुर शांत, ठंडा और ठहरा हुआ था। ग्रे, मिस्टर ग्रे, मैं एनेस्थीसिस्ट बोल रही हूँ। मैंने अपनी आवाज़ नहीं पहचानी। इतनी घबराई हुई थी कि क्या कहूँ। एक हल्की सी खामोशी छा गई। मिसेस स्टील, तुम्हारी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। उसका स्वर बदल गया। मुझे लगा कि उसे हैरानी हुई और शायद उसकी आवाज़ की गर्माहट और अदा भी महसूस की जा सकती थी। अचानक मुझे याद आया कि कैथरीन कैवानोवा मुझे देख रही थी। उसका मुंह खुला था और मैं उससे बचने के लिए रसोई की ओर चली गई। फोन पर भी ग्रे की मुस्कान का अंदाजा लगाया जा सकता था। "उम्म, हम कल लेक के लिए फोटो शूट करना चाहते हैं। एना सांस ले। मेरे फेफड़ों ने झट से सांस ली। क्या कल ठीक रहेगा सर? आपके लिए कहाँ सुविधाजनक होगा? मैं पोर्टलैंड में हीथमैन में ठहरा हूँ। कल सुबह 9:30 बजे मिलते हैं। ओके, आपसे वहीं मिलेंगे। मैं एक छोटे बच्चे की तरह हाँफ रही थी, किसी महिला की तरह पेश नहीं आ रही जो वॉशिंगटन स्टेट में वोट कर सकती है और जिसे शराब पीने का कानूनन हक मिल चुका है। मिसेस स्टील, मैं इंतज़ार करूंगा। मैंने उसकी आंखों की दुष्ट चमक को मन ही मन देखा। वह इन शब्दों को भी इस अदा के साथ कैसे बोल पाया। मैंने फ़ोन रखा और केट वहीं आकर मुझे घूरने लगी। एनेस्टेशिया रोज स्टील, तुम उसे पसंद करती हो? मैंने तुम्हें कभी किसी से इतना प्रभावित होते नहीं देखा। तुम तो सच्ची शर्मा रही थी। ओह केट, तुझे पता तो है कि मुझे हमेशा ही शर्माती रहती है। मेरे साथ ये होता ही रहता है। तू बेकार की बातें मत कर। बस यही बात है कि मैं उससे थोड़ा डरती हूँ। हीथमैन, अच्छा, मैं मैनेजर से बात करती हूँ कि वह हमें शूट के लिए जगह दे दे। मैं खाना बना लेती हूँ, फिर पढ़ना भी है। उस रात में काफी बेचैन रही। लगातार गहरी भूरी आंखों, एप्रन, लंबी टांगों, लंबी उंगलियों और गहरी अंधेरी अनजान जगहों के ही सपने देखती रही। रात को 2 बार नींद खुली और दिल पर जैसे कोई हथौड़ा बरसा रहा था। ओह, नींद नहीं पूरी हो रही है। मैं कल उससे मिलने जा रही हूँ। मैंने खुद को फटकारा। तकिए पर एक घूंसा मारने के बाद खुद को सहेज लिया। पोर्टलैंड के मध्य में बसा हीथमैन होटल पूरे भूरे पत्थर की एक शानदार इमारत है जो 20 के दशक के अंत में तैयार हुआ था। जोस, ट्रैविस और मैं मेरी बीटल में है और केट अपने CLK में आ रही है क्योंकि हम सभी मेरी कार में फिट नहीं आ रहे थे। ट्रैविस जोस का दोस्त है और लाइटिंग सेट करने में मदद करेगा। केट ने हीथमैन में किराए के बिना एक कमरा हथिया लिया है ताकि वहां शूट हो सके। बेशक उसे उन्हें लेख में शामिल करने का लालच देना पड़ा। जब उसने रिसेप्शन पर कहा कि हम वहाँ CEO क्रिस्टियन ग्रे के फोटोशूट के लिए आए हैं तो हमें झट से एक स्वीट दे दिया गया। वह एक आम स्वीट था क्योंकि उस सबसे बड़े स्वीट में तो मिस्टर ग्रे पहले से ही रह रहे थे। हमें एक जवान एग्जीक्यूटिव ने वहाँ का रास्ता दिखाया और पता नहीं क्यों वह काफ़ी घबराया हुआ दिखा। मुझे लगा कि उस पर केट की खूबसूरती और अदाओं का असर हुआ है। कमरे काफ़ी अच्छे, बड़े और शानदार थे। 9 बजे हैं और हमारे पास सब सेट करने के लिए आधा घंटा है। केट पूरे जोश में थी। जोश, हमें उस दीवार के पास शूट करना चाहिए, तुम क्या कहते हो? उसने जवाब का इंतजार भी नहीं किया। ट्रैविस, तुम कुर्सियां हटा रहना प्लीज। तुमको हाउसकीपिंग को बोलकर कुछ खाने को मंगवा लो और ग्रे को कह दो कि हम आ गए। हाँ मिस्ट्रेस, बढ़िया ही नक्शे झाड़ने वाली। मैंने अपनी आंखें गोल की पर उसके काम भी कर दिए। आधे घंटे बाद ग्रे हमारे स्वीट में आया। हाय। उसने खुले गले वाली सफ़ेद कमीज के साथ ग्रे फलानेल की पैंट पहन रखी थी जो नितंबों से नीचे झूल रही है। उसके बाल अभी गीले हैं। उसे देखते ही मेरा मुंह सूख गया। ये तो जबरदस्त हॉट है। ग्रे के साथ एक और आदमी अंदर आया जो शायद 30 के लपेटे में होगा।
गहरे काले सूट और टाई वाला वह आदमी चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। उसकी आंखें हम सभी को ताक रही थीं। मिसेस स्टील, आज फिर मुलाकात हो गई। उसने अपना हाथ आगे किया और मैंने पलके झपकाए बिना ही हाथ मिलाया। ओह, ये तो कितना! मैंने उससे हाथ मिलाया तो पूरे शरीर में सनसनी की लहर दौड़ गई। चेहरे पर लाली छा गई और बेशक दूसरों को भी मेरी उथली सांसें सुनाई दे दी गई होंगी। मिस्टर ग्रे, ये कैथरीन कैवना है। मैंने केट की ओर संकेत किया तो वह आगे आई और मिस्टर ग्रे की आंखों में सीधा देखने लगी। ओह, अपनी जिद की पक्की मिस कैवना, कैसी हैं आप? उसने एक मुस्कान दी और बोला, आपकी तबीयत ठीक है? एनेस्टेशिया ने कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं ठीक हूँ, थैंक यू मिस्टर ग्रे। उसने कड़ाई से हाथ मिलाया। मैंने खुद को याद दिलाया कि केट वॉशिंगटन के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ी हुई है। वह पैसे वाले घर से पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया में अपनी जगह बनाना जानती है। उसे कहीं झिझक महसूस नहीं होती। मैं उसे देखकर विस्मित थी। थैंक्स, आपने शूट के लिए समय दिया। उसने अपनी विनीत व्यावसायिक मुस्कान दी। मुझे भी खुशी हुई। ग्रे ने नजरें मुझ पर डाली और मैं फिर से लजा गई। ये हमारा फोटोग्राफर जोस रॉड्रिग्स है। मैं जोस को देखकर मुस्कुराई और वह भी मुझे देखकर स्नेह से मुस्कुराया। उसने फिर ग्रे की ओर देखा। मिस्टर ग्रे, मिस्टर जोश। ग्रे के भाव अचानक बदल गए। मुझे कहाँ बैठना होगा? ग्रे ने धमकी भरे स्वर में कहा, पर केट जोस को सारा चार्ट देने के मूड में नहीं थी। मिस्टर ग्रे, प्लीज क्या आप यहाँ बैठ सकते हैं? इन तारों से सावधान रहें। फिर हम कुछ पोज खड़ी मुद्रा में भी लेंगे। उसने दीवार के पास पड़ी कुर्सी की ओर संकेत किया। ट्रेविस ने बत्तियां जला दी। पल भर के लिए ग्रे ने पलकें झपकाई और सॉरी कहा। फिर हम पीछे खड़े होकर शूट देखने लगे। जोश ने कई तस्वीरें ली। ग्रे को थोड़ा आगे खिसकने, पीछे होने, बाजू ऊपर या नीचे करने के लिए कहा। पूरे 20 मिनट तक सहज भाव से ग्रे ने कई तरह के पोज दिए। मेरी इच्छा पूरी हो गई थी। मैं वहां खड़े खड़े उसे निहार सकती थी। 2 बार हमारी नजरें मिली और मुझे अपनी नजरें मिलाना भारी पड़ गया। बस हो गया मिस्टर ग्रे, कुछ पोज खड़े होकर दें। वह खड़ा हुआ तो ट्रेविस ने कुर्सी खींच ली। जोश का निकॉन कैमरा फिर से तस्वीरें लेने लगा। जोश ने 5 मिनट बाद कहा, मेरे हिसाब से तो काम हो गया। ग्रेट, केट ने कहा। मिस्टर ग्रे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने और जोश ने हाथ मिलाया। मिस कैवना, मैं आपके लेख का इंतज़ार करूँगा। फिर वह बोला, मिसेस स्टील, क्या आप मेरे साथ बाहर तक चलेंगी? क्यों नहीं? मैंने केट को देखा। उसने अपने कंधे उचका दिए। मैंने जोश को उसके पीछे मुंह बनाते देखा। ग्रे ने दरवाज़ा खोलकर कहा, आप सबका दिन अच्छा हो। ये भगवान, ये चाहता क्या है? ये हो क्या रहा है? मैं होटल की लॉबी में रुकी और दरवाजे से ग्रे और उसके बंदे को बाहर आते देखा। टेलर, मैं तुम्हें कॉल दूंगा। टेलर लॉबी में वापस चला गया और ग्रे ने अपनी जलती हुई आंखों से मुझे देखा। हाय, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? मैं सोच रहा था कि तुम आज मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहोगी। मेरा दिल उछलकर मुंह में आ गया। एक डेट? क्रिश्चियन ग्रे मुझसे डेट के लिए पूछ रहा है। वो कॉफ़ी के लिए पूछ रहा है। हो सकता है तो भी जागी ही ना हो। मैंने गला साफ किया और खुद को संभाला। मुझे सबको घर ले जाना है। मैंने उससे माफ़ी मांगी। टेलर, उसने कहा और मैं उछल पड़ी। टेलर एकदम लौट आया। क्या ये लोग यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं? ग्रे ने मुलायम स्वर में पूछा। मैंने हामी दी। टेलर उन्हें ले जा सकता है। यह मेरा ड्राइवर है। हमारे पास यहाँ बड़ी गाड़ी जिसमें सभी आ जाएंगे। जी मिस्टर ग्रे, टेलर ने आते ही पूछा। प्लीज़ क्या तुम इनके साथ आए लोगों को वापस छोड़ दोगे? क्यों नहीं सर, टेलर ने कहा। हाँ, अब कॉफ़ी के लिए चल सकती हो। ग्रे मुस्कुराया, मानो कोई डील पूरी हो गई हो। मैंने भौं नचाई। मिस्टर ग्रे, टेलर को उन्हें घर ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं किट से अपनी गाड़ी बदल लूँगी। ग्रे ने पूरे दांत दिखाते हुए एक सुंदर सी मुस्कान दी और स्वीट का दरवाज़ा खोल दिया ताकि मैं अंदर जा सकूं। मैंने कमरे में कैथरीन को जोश के साथ किसी बातचीत में मग्न पाया।
ना मुझे सचमुच में लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है, उसने अचानक बिना किसी भूमिका के कहा। जो उसने मुझे मायूसी से घूरा, पर मुझे उस पर भरोसा नहीं है। फिर वह बोली। मैंने हाथ ऊंचा करके उसे चुप रहने का संकेत किया। शुक्र है कि वह शांत हो गई। केट, केट, अगर तुम वांडा ले जाओ तो मैं तुम्हारी कार में आ जाऊंगी। क्यों? मिस्टर ग्रे मुझे कॉफी के लिए ले जाना चाहते हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। केट की बोलती बंद। मैंने उन पलों का आनंद लिया। उसने मुझे बांह से पकड़ा और घसीट कर साथ वाले बेडरूम में ले गई। एना, जरूर कोई बात है। बेशक वह सुंदर और आकर्षक है, पर वह खतरनाक भी है, खास तौर पे तुझ जैसे लोगों के लिए। उसने चेतावनी दी। मेरे जैसे लोगों से क्या मतलब है तेरा? एना, तेरे जैसे मासूम लोग। तू जानती है कि मैं क्या कह रही हूँ। उसने थोड़ा खींच कर कहा और मैं खिसिया गई। केट, एक कप कॉफी की तो बात है। वैसे भी मुझे पढ़ना है, पेपर होने वाले हैं, इसलिए ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। उसने अपने होंठ भींचे और अपनी कार की चाबियां जेब से निकाल कर मुझे दे दी। मैंने उसे अपनी कार की चाबियां दे दी। बाद में मिलते हैं, देर मत करना, वरना मैं तुझे खोजने के लिए खोजी दस्ता भेज दूंगी ताकि तेरी सुरक्षा की जा सके। थैंक्स, मैंने उसे गले से लगाया। मैं स्वीट से बाहर निकली तो क्रिश्चियन ग्रे दीवार के पास झुका इंतजार कर रहा था, मानो कोई पुरुष मॉडल किसी ग्लॉसी पत्रिका के लिए पोज खिंचवा रहा हो। ओके, कॉफी के लिए चलें? मैंने शर्माते हुए कहा। उसने मुस्कान दी। पहले आप, मिसेस स्टील। वह सीधा खड़ा हुआ और हाथ के संकेत से मुझे आगे आने को कहा। मैं कॉरिडोर से बाहर आई तो घुटने कांप रहे थे और पेट में उथल पुथल मची थी। ऐसा लग रहा था कि कलेजा उछल कर मुंह में आ जाएगा। मैं क्रिश्चियन ग्रे के साथ कॉफ़ी पीने जा रही हूँ, हालांकि मुझे कॉफ़ी सख्त नापसंद है। जब होटल के चौड़े बरामदे से एक हम होटल के चौड़े बरामदे से एक लिफ्ट की तरफ बढ़े। मुझे उसे क्या कहना चाहिए? मेरे दिमाग में यही सवाल गूंजने लगा। हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं? मेरे और उसके बीच क्या कॉमन है? उसका धीमा और मुलायम स्वर मुझे वर्तमान में खींच लाया। तुम कैवनो तुम कैथरीन कैवनो को कब से जानती हो? ओह, शुरुआत के हिसाब से आसान सवाल है। कॉलेज के पहले साल से। वह एक अच्छी दोस्त है। उसने गर्दन हिलाई। वह क्या सोच रहा है? उसने लिफ्ट के लिए कॉल बटन दबाया, तभी एक घंटी बजी। दरवाजा खुलते एक जवान जोड़ा दिखा जो एक दूसरे की बाहों में था। वे दोनों अचानक हैरानी से उछल कर अलग हो गए और पगलें झांकने लगे। ग्रे और मैंने अंदर कदम रखा। मैं भाव छिपाने की कोशिश में नीचे देखने लगी, पर गालों पर गुलाबी रंगत आ गई थी। जब मैंने कनखियों से ग्रे को देखा तो उसके होठों पर भी हल्की सी मुस्कान थी, पर दिखाई नहीं देती थी। नए जोड़े ने कुछ नहीं कहा और हम चुपचाप पहली मंजिल तक आ गए। दरवाजा खुला और ग्रे ने अपनी लंबी और ठंडी उंगलियों में मेरा हाथ थाम लिया। ऐसा लगा कि पूरे शरीर में बिजली की लहर सी दौड़ गई और दिल तेजी से धड़कने लगा। हम बाहर निकले तो पीछे से जोड़े के हंसने का स्वर सुनाई दिए। ग्रे भी मुस्कुरा दिया। इन लिफ्टों में ऐसी क्या खूबी है? वह धीरे से बोला। हमने होटल की आलीशान लॉबी पार की और बाहर की तरफ चल दिए। मैंने देखा कि ग्रे ने गोल घूमने वाले दरवाजे से जाने के बजाय दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि उसे मेरा हाथ छोड़ना पड़ता। मई महीने के खूबसूरत रविवार ने हमारा स्वागत किया। सूरज चमक रहा है और ट्रैफिक भी कम है। ग्रे बाएं मुड़ा और कोने में आ गया। वहां से हमने सड़क पार करने के लिए इंतजार किया। उसने अब भी मेरा हाथ थाम रखा है। मैं सड़क पर क्रिश्चियन ग्रे के साथ हूँ और उसने मेरा हाथ थाम रखा है। आज तक किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा। मैंने अपने चेहरे पर आ रही उस मुस्कान को रोकने की कोशिश की। है ना, कूल दिखने की कोशिश कर, किसी ने अंदर से टोका। हम लाइट चेंज होते ही आगे चल दिए। पोर्टलैंड कॉफ़ी हाउस पहुंचने से पहले हमने 4 ब्लॉक पार किए। वहां ग्रे ने मेरा हाथ छोड़कर दरवाज़ा खोला ताकि मैं अंदर जा सकूं। जब तक मैं ड्रिंक्स लाता हूँ तुम कोई मेज़ क्यों नहीं देख लेती? क्या लेना चाहोगी? उसने विनीत स्वर में पूछा। मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी लूँगी, बैग के बिना।
उसने भौहें उठाई। और कॉफ़ी? मैं नहीं पीती। वह मुस्कुराया। ओके, चाय और चीनी? एक पल के लिए तो कुछ समझ नहीं आया, फिर दिमाग में वह चीनी के लिए पूछ रहा है। नहीं थैंक्स। मैंने अपनी उंगलियों पर नज़र गड़ाई। कुछ खाने के लिए? नहीं थैंक्स। मैंने गर्दन हिलाई और वह काउंटर की ओर चल दिया। जब वह लाइन में खड़ा था तो मैं पलके झपकाए बिना उससे ही ताकती रही। मैं तो सारा दिन उसे यूं ही देख सकती थी। लंबा और गठा हुआ बदन, चेहरा, काया और कमर से झूलती उसकी पैंट। एक दो बार उसने अपने सूखे बालों में भी उंगलियां फेरी। मुझे यह अदा भी बहुत भाई। अचानक उसके लिए मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि क्या कहूँ। मैं तो अपने आप से ही शर्माने लगी। ग्रे अचानक लौट आया। क्या सोच रही थी? मैं तो और भी शर्मा गई। मैं सोच रही थी कि काश तुम्हारे बालों में उंगलियां घुमाकर देख पाती कि कितने मुलायम है। मैंने अपनी गर्दन हिलाई। उसके हाथ में एक ट्रे है जो उसने छोटे से मेज पर रख दी। उसने मुझे कप प्लेट, एक छोटी केतली और चाय के बैग वाली ट्रे पकड़ा दी। वह अपने लिए कॉफी लाया था जिसके दूध पर बहुत सुंदर पत्ती का डिजाइन बना था। वे इसे कैसे बनाते होंगे, मैंने यूं ही सोचा। उसने अपने लिए एक ब्लूबेरी मफिन भी लिया था। उसने अपनी ट्रे मेरे सामने रखी और टांगे मोड़कर आराम से बैठ गया। वह अपने शरीर के साथ इतना सुविधाजनक कैसे महसूस कर पाता है? मुझे उससे जलन होने लगी। यहाँ मैं हूँ, हर काम को कितने बेहुदे तरीके से करती हूँ कि क्या कहूँ। क्या सोच रही थी? उसने पूछा। ये मेरी मनपसंद चाय है। सच यकीन नहीं आ रहा है कि पोर्टलैंड कॉफ़ी हाउस में क्रिश्चियन ग्रे के सामने बैठी हूँ। उसे पता है कि मैं कुछ और सोच रही हूँ। मैंने टी बैग को केतली में डाला और साथ ही निकाल लिया। प्लेट के कोने में टी बैग रखने लगी तो उसने सवालिया निगाहों से देखा। मैं थोड़ी काली और हल्की चाय लेती हूँ, मैंने सफाई दी। अच्छा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या? कौन? वही फोटोग्राफर जोस। मैं हंसी। घबराहट के साथ कौतूहल भी हुआ। उसे ऐसा क्यों लगा? नहीं, वह तो मेरा अच्छा दोस्त है। आपको ऐसा क्यों लगा? जिस तरह तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने मुझे घूरा। मैंने अपनी नज़रें वहां से हटानी चाहिए पर उससे नज़रें हटाना इतना आसान नहीं है। वह मेरे लिए परिवार की तरह है। मैं फुसफुसाई। ग्रे ने हामी दी। लगा कि उसे जवाब से तसल्ली हो गई। फिर उसने अपने मफिन की ओर देखा। उसने अपनी लंबी उंगलियों से उसका कागज उतारा और मैं सम्मोहित भाव से निहारती रही। क्या तुम लोगी? उसने अपनी भीनी से मुस्कान के साथ पूछा। नहीं थैंक्स। मैं अपने हाथों को देखने लगी। और हम कल स्टोर में जिस लड़के से मिले थे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था? नहीं, कल बताया तो था। पॉल भी एक दोस्त है। इस अजीब होता जा रहा है। आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम पुरुषों को देखकर घबरा जाती हो। ये तो बड़ा निजी सवाल है ग्रे। मैं सिर्फ तुम्हारे सामने ही नर्वस होती हूँ। मुझे आपसे डर लगता है, मैंने धीमे से कहा, पर साथ ही अपने आप को इस बहादुरी के लिए शाबाशी भी दी। उसने गहरी सांस भरी। तुम्हें मुझसे डरना ही चाहिए, वैसे तुम बड़ी सच्ची हो। अपना मुंह ऊपर करो, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। ओह। मैंने उसे देखा तो उसने मुझे अजीब पर तसल्ली से भरी मुस्कान दी। चलो, तुम्हारी सोच के बारे में कुछ तो पता चला। मिसेस स्टील, तुम किसी राजा से कम नहीं हो। मैं एक राजा? मेरे पास तो कोई राज नहीं छिपा है। तुम अपने आप से ही संतुष्ट रहने वालों में से हो, उसने कहा। मैंने सुना और मन ही मन खुद को शाबाशी दी। वैसे मुझे पता है कि ये सच नहीं था। वैसे जब तुम शर्माती हो तो ऐसा नहीं लगता, और तुम अक्सर शर्माती हो। काश मैं जान पाता कि तुम्हें क्या सोचकर शर्माती है। उसने मुझ पर नजरें हटाए बिना मफिन का टुकड़ा मुंह में डाला और उसे चबाने लगा। और फिर अचानक मैं लजा गई। उफ, मैं क्या करूं? क्या आप हमेशा इसी तरह दूसरों के बारे में निरीक्षण करते रहते हैं? मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं ऐसा कर रहा था। क्या मैंने तुम्हें नीचा दिखाया?
उसने हैरानी से कहा, नहीं। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, अच्छा, पर आप कुछ अलग तरह के हैं। हाँ, मैं हर काम अपने तरीके से करता हूँ एनेस्टेशिया, हर काम। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, तभी आपने मुझे आपके पहले नाम से बुलाने को नहीं कहा। मैं अपने बातूनीपन से खुद ही हैरान थी। ये बातचीत इतनी गंभीर कैसे हो गई? मेरे हिसाब से तो ये होना ही नहीं चाहिए था। मेरे परिवार के सदस्य और खास दोस्त ही मुझे मेरे पहले नाम से बुलाते हैं और मैं इसे इसी रूप में पसंद करता हूँ। ओह, उसने अब भी नहीं कहा। तुम मुझे क्रिश्चियन कह सकती हो। सच्ची ये तो दूसरों पर काबू रखने वाला सनकी ही लगता है। मेरे मन का एक हिस्सा सोच रहा था, काश केट ने इसका इंटरव्यू लिया तो कहीं बेहतर होता। दोनों अकड़ू आमने सामने होते। वैसे भी वह उसके ऑफिस की दूसरी औरतों की तरह ब्लॉन्ड है। और मेरे भीतर से कोई बोला, सुंदर भी तो है। उस मुझे उन दोनों के बारे में एक साथ सोचकर अच्छा नहीं लगा। मैंने चाय का घूंट भरा और उसने एक मफिन से एक और टुकड़ा लिया। क्या आप इकलौती संतान हैं? मैंने पूछा। क्या? वह बार बार सीट पर बेचैनी से जगह बदलने लगा। हाँ, मुझे अपने माता पिता के बारे में बताओ। ये क्यों जानना चाहता है? बेकार की बातें। मॉम अपने पति बॉब के साथ जॉर्जिया में रहती हैं और सौतेले पिता मॉन्टेसैनो में रहते हैं। और तुम्हारे पिता? जब मैं छोटी सी थी तो उनकी मौत हो गई। सॉरी, उसने कहा और चेहरे पर अजीब से भाव तिराए। मुझे उनके बारे में याद नहीं है। और तुम्हारी माँ ने फिर से शादी कर ली? मैंने नाक से कोड़ी। कह सकते हैं। उसने त्योरी चढ़ाई। तुम खास नहीं बता रही कुछ। उसने चिबुक पर हाथ मलते हुए कहा, आपने भी तो नहीं बताया था। तुम पहले ही मेरा इंटरव्यू ले चुकी हो और मैं उसमें पूछे गए कई तरह के सवालों को अब भी याद कर सकता हूँ। हाय, लगता है कि इसे समलैंगिक वाली बात भूली नहीं। एक बार फिर से मैं शर्मसार हो गई। कई साल तक मुझे इलाज करवाना होगा ताकि इस बारे में बात करने पर मैं शर्मिंदा होना छोड़ दूँ। मैंने दिमाग से इस बात को निकालने के लिए अपनी मॉम के बारे में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मेरी मॉम बहुत प्यारी हैं। वे बहुत रोमानी स्वभाव की हैं। इन दिनों वे अपने चौथे पति के साथ हैं। क्रिस्टीन ने हैरानी से भौं नचाई। मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। अब उनके साथ बॉब हैं। उम्मीद करती हूँ जब मॉम की बेतुकी योजनाएं असफल होती होंगी तो वह उनकी मदद करता होगा। मैं दिल से मुस्कुराई। मैंने मॉम को लंबे समय से नहीं देखा। क्रिश्चियन कॉफ़ी की घूंट भरते हुए मुझे देखता रहा। मुझे उसके मुंह की तरफ नहीं देखना चाहिए था। क्या तुम सौतेले पिता के साथ रहती थी? हाँ, मैं उन्हीं के पास पली बढ़ी। मैं उन्हें ही अपने पिता के रूप में जानती हूँ। और वे क्या पसंद करते हैं? वे भी अपनी सौतेली बेटी से प्यार करते हैं? मैंने उसे हैरानी से देखा। उसे मेरे जीवन की कहानी में क्या रस आ रहा था? मेरे पिता को सूकर, खासतौर पर यूरोपियन सूकर, बाउलिंग, मछली पकड़ना और फर्नीचर बनाना पसंद है। वे सेना बढ़ई का काम कर चुके हैं। मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम उनके साथ रहती थी? हाँ, जब मैं 15 साल की थी तो मॉम अपने पति नंबर 3 से मिली। मैं रे के साथ ही रहने लगी। उसने भौं नचाई, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया। तुम मॉम के साथ नहीं रहना चाहती थी? उसे इस बात से क्या लेना है? पति नंबर 3 टेक्सास में रहता था। मेरा घर वहाँ से दूर था और मॉम की नई शादी हुई थी। मैं वहीं रुक गई। मॉम कभी नंबर 3 की बात नहीं करती। ग्रे बातों को कहाँ ले जा रहा है? अपने माता पिता के बारे में बताइए। उसने कंधे झटके। मेरे पिता एक वकील हैं और मॉम एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं। वे सियाटल में रहते हैं। ओह, ये तो काफ़ी अमीर घर में पला बढ़ा है।
और मैं उस अद्भुत जोड़े के बारे में सोच रही थी जिसने 3 बच्चे गोद लिए और उनमें से एक सुंदर पुरुष ने अकेले ही बिजनेस की दुनिया में इतना नाम कमा लिया। उसे ये प्रेरणा किसने दी होगी? उसके घर वालों को उस पर नाज होगा। आपके भाई बहन क्या करते हैं? एलियट निर्माण के काम में है और छोटी बहन पेरिस में है। वह किसी जाने माने फ्रेंच शेफ से कुकरी कोर्स कर रही है। उसकी आंखों में खीज उभर आई। उसे अपने या अपने परिवार के बारे में बात करना पसंद नहीं है। मैंने सुना है कि पेरिस सुंदर जगह है। मैं हौले से बोली, वह अपने परिवार के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता? इसलिए क्योंकि उसे गोद लिया गया था। मैं कभी यूएसए से बाहर नहीं गई। क्या तुम जाना चाहोगी? पेरिस? पेरिस कौन नहीं जाना चाहेगा, पर पहले मैं इंग्लैंड जाने की ख्वाहिश रखती हूँ। उसने गर्दन एक और झटकी और निचले होठों पर तर्जनी फिराई। ओह, क्योंकि? मैंने पलकें झपकाई। एना, बात पर ध्यान दो। ये शेक्सपियर, ऑस्टिन, ब्रॉन्ट सिस्टर्स और थॉमस हार्डी जैसे लेखकों का देश है। मैं वो जगह देखना चाहूँगी जिन्होंने इन लोगों को इतनी अच्छी किताबें लिखने की प्रेरणा दी। साहित्यिक लेखकों की बात करते करते मुझे याद आया कि मुझे पढ़ना चाहिए। घड़ी पर नज़र मारी। मुझे अब जाना चाहिए, पढ़ना भी है। पेपर्स आ रहे हैं? हाँ, मंगलवार से हैं। मिस कैवाना की कार कहाँ है? होटल के पार्किंग लॉट में है। मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता हूँ। मिस्टर ग्रे, चाय के लिए धन्यवाद। उसने मुझे एक अकबकी सी मुस्कान दी। एनेस्टेशिया, मुझे खुशी हुई। आओ, उसने कहा और फिर से मेरा हाथ थाम लिया। मैंने भी चुपचाप साथ चलने का फैसला लिया। हम होटल की ओर चल दिए। इस समय वह पूरी तरह से शांत और ठहरा हुआ लग रहा था। मैंने मन ही मन हिसाब लगाना चाहा कि आज की ये सुबह कैसी रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी नौकरी के लिए मेरा इंटरव्यू लिया गया हो। हालांकि ये समझ नहीं आ रहा था कि नौकरी क्या थी। क्या तुम हमेशा जीन्स पहनती हो? उसने पूछा। तकरीबन, उसने हामी दी। हम सड़क पार कर होटल वापस आ गए। मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं। मुझे पता है कि समय भी काफ़ी कम है। आखिर मैंने पूछ ही लिया, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं ये पसंद नहीं करता, उसने आराम से कहा। वो कहना क्या चाहता है? वो समलैंगिक नहीं है, या हो सकता है कि हो। उसने मुझसे इंटरव्यू में झूठ कहा होगा और एक पल के लिए लगा कि शायद वह अपनी बात की सफाई देना चाहेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे चलना चाहिए ताकि मैं अपनी सोच को कोई दिशा दे सकूं। मुझे इससे परे जाना ही होगा। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक पैर उलझने से लड़खड़ा गई। संभलो है ना? उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़कर अपनी ओर खींचा कि मैं तकरीबन उस पर गिर ही पड़ी। उसी वक्त एक साइकिल वाला विपरीत दिशा से आते हुए तेजी से निकल गया और मैं उससे टकराते टकराते बची। ये सब काफी तेजी से हुआ। एक पल में मैं गिर रही थी और दूसरे ही पल उसकी बाहों में थी और उसने मुझे अपनी छाती से कसकर लगा रखा था। मैंने उसकी गंध को जी भर महसूस किया। उसके शरीर से ताजे अधखुले लिनन और किसी महंगे बॉडी वॉश की गंध आ रही थी जो मदहोश कर देने वाली थी। मैंने गहरी सांस भरी। क्या तुम ठीक हो? वह धीरे से बोला। उसने एक हाथ से मुझे थाम रखा था, दूसरे हाथ की उंगलियों से मेरा चेहरा टटोलने लगा। उसके अंगूठे ने मेरे निचले होठों को छुआ और उसकी सांस उथली हो गई। वह मेरी आंखों में देख रहा था। पहले तो मेरा ध्यान उसकी आंखों की ओर था और फिर अचानक मैं उसके सुंदर मुखड़े को निहारने लगी। उस दिन अपनी जिंदगी के 21 सालों में पहली बार मैं चाह रही थी कि कोई मुझे चूमे। मैं चाहती थी कि वह उस सुंदर चेहरे को मेरे चेहरे पर लाते हुए चूम ले।